हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज से मैं विशेष रूप से एक नई क्लास शुरू करने जा रहा हूं और वो ऑनलाइन क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूं। बच्चों आप लोग देख ही रहे हैं आजकल दिल्ली में कोरोना वायरस का बड़ा ही संक्रमण है। दिल्ली में क्या बल्कि पूरे देश में, और पूरे देश में क्या बल्कि पूरे विश्व में इस समय काफ़ी पैनिक कंडीशन है। इसकी सीवियरिटी को देखते हुए आपने देखा कि इसे पैंडेमिक कहा गया है, यानी कि अंतर महाद्वीपीय, यानी कि कह सकते हैं विश्व के सभी महाद्वीपों में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं और इसका हम काफ़ी हद तक सुखद परिणाम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चीज़ें काफ़ी नियंत्रित हैं। चूँकि भारत एक सघन आबादी वाला देश है, ऐसे में सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है इसको रोकने के लिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उसमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे नागरिक का रोल प्ले करें और कोरोना के अगेंस्ट जो भी निर्देश है उसका पालन करें। इसी क्रम में मैं प्रमोद शर्मा, डायरेक्टर ऑफ एटलस आईएएस इंस्टीट्यूट्स, बच्चों मैं आज से अपनी क्लास ऑनलाइन शुरू कर रहा हूं और विशेष बात यह है कि आपकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है और जीवन भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण हैं और इसका बहुत ही ढंग से, इस पर बहुत ही ढंग से कार्य किया जा सकता है। यानी कि आज के समय में तकनीकी के इस युग में हमारी पढ़ाई भी हो सकती है और बाकी अन्य दूसरी समस्याओं से भी हम मुक्त रह सकते हैं। इसी क्रम में मैंने आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है और आज से विशेष रूप से बच्चों आप लोग कभी भी मेरी ऑनलाइन क्लास मोबीशाला ऐप पर या फिर मेरे जो यूट्यूब चैनल है एटलस, इस पर भी आप लोग कभी भी देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो आप जरूर मुझे फ़ोन करिए। मेरा नंबर आप लोग जानते ही होंगे 9873 286436। बच्चों ये मेरा नंबर है। विशेष रूप से मैं इवनिंग में आफ्टर 8 to 10 o'clock, आफ्टर 8 to 10 इसके बीच मैं विशेष रूप से बच्चों के फ़ोन अटेंड करता हूँ। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्वेरीज होती हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इस क्रम में आज हम लोग शुरू करते, ये विशेष रूप से नया बैच है, नए तरह से मैं शुरू कर रहा हूँ। बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट पेपर में विश्व भूगोल जो है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका भौतिक भूगोल है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में जैसा आप लोग जानते हैं उसमें 5 टॉपिक हैं। पहला जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, और दूसरा जो है वो है जलवायु विज्ञान, और तीसरा है ओशनोग्राफी, एंड चौथा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और पांचवा है बायोज्योग्राफी। दीज आर सम 5 टॉपिक्स जो विशेष रूप से फिजिकल ज्योग्राफी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जैसा आप लोग जानते हैं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसे भूगोल की आत्मा कहा जाता है, जो पूरे शरीर के यानी कि बाकी का जो पार्ट है उनको रेगुलेट करती है। सो प्लीज़ इस पर अटेंशन दें। हाँ, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो जैसा मैंने नंबर लिख दिया है आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं और उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और अपने को एकदम फिट रखें। बच्चों इस क्रम में मैं एक बार बस 2 मिनट और लेना चाहूँगा कि अपने को फिट रखें। आप आराम से घर पर रहें, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग, देश की सरकार, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति के साथ है और हम सभी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए निश्चित ही इस कोरोना की समस्या से शीघ्र हम मुक्त होंगे और देश को एक फिर आगे की दिशा में लेके जाएंगे। और इस क्रम में
जो भी समस्या आएंगी अध्ययन से संबंधित मैं आपके साथ हूं। तो बच्चों आज शुरू करते हैं। मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं और यह टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। आप लोग जानते ही हैं कि क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक बार टॉपिक मैं पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध, पृथ्वी की तापीय बजट, वायुमंडल परिसंचरण, वायुमंडल स्थिरता एवं अस्थिरता, भूमंडलीय एवं स्थानीय पौने, ग्लोबल एंड लोकल विंड्स, मॉनसून एंड जेट प्रवाह, मॉनसून एंड जेट स्ट्रीम, वायु राशि एवं वाताग्र जनन, एयर मासीज एंड फ्रंट जिनोसिस, कॉपर थॉर्नवेट एवं तिवार्था का विश्व जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपेन थॉर्नवेट एंड त्रिवार्था, हाइड्रोसाइकिल यानी कि जलीय चक्र, विश्व जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका एवं अनुक्रिया, क्लाइमेट चेंजेस, रोल ऑफ ह्यूमन इन द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड इट्स रिस्पॉन्स, और लास्ट टॉपिक है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें एक खास बात बता दूं कि प्रश्न यहां से प्रायः पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न आप देखोगे प्रायः मिलते हैं और लगभग 40 नंबर का या हो सकता है 50 नंबर का यहां से निश्चित है प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो बच्चों इस पर थोड़ा सा काम कीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों इसमें जो पहला टॉपिक है विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द ग्लोब, ये टॉपिक हमारा, ठीक है। अब इसमें जो पहला टॉपिक है विश्व के ताप, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और एक खास बात यह है कि ये टॉपिक काफी बड़ा है और आधारभूत ज्ञान है बाकी के सब टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग विशेष रूप से जो हमारा टॉपिक है विश्व के ताप एवं दाब, जब ताप समझेंगे उसके बाद दाब समझ में आएगा। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। विश्व के ताप पेटियां जो टॉपिक होगा, विश्व की ताप पेटियां। बच्चों जो टॉपिक है इस रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये जैसा अभी मैंने कहा आधारभूत ज्ञान है। इसमें खास बात यह है थोड़ा डायमेंशन को समझें कि कौन कौन से डायमेंशन में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है, हालांकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो है सूर्यातप। सूर्यातप, इंसोलेशन। दूसरा टॉपिक है या इसी में कह सकते सूर्यातप एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। फिर इसी में आता है तापमान एवं उसका वितरण तथा प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद देखोगे सूर्यातप या यूं कहें अक्षांशीय
ऊष्मा संतुलन, ये कुछ डायमेंशन है बच्चों। फिर ताप का लंबवत वितरण या तापमान का व्युत्क्रमण। तो ये बच्चों कुछ टॉपिक हैं जो हमें विशेष रूप से देखना है, और अपनी इस क्लास में मैं इन सभी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आप अपने पेपर में देखेंगे प्रश्न प्रायः इन्हीं सबसे घूमता रहता है। ये टॉपिक आप देखेंगे विशेष रूप से यूपीपीसीएस, यूपीएससी और साथ ही साथ बीपीएससी, सब जगह मिलेगा। ज़्यादातर सभी जगहों पर ये टॉपिक मिलेगा। यूपीएससी में तो बहुत डिटेल है ही, उसी लेवल पर मैं चर्चा करूंगा। उसके साथ आप देखेंगे टॉपिक यूपीपीसीएस में बड़ा फेवरेट है, एंड टाइम टू टाइम ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ। चलिए सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि सूर्यातप क्या है। हम लोगों की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि जो भी इसके टॉपिक दिए हुए, जब तक आप सूर्यातप नहीं समझेंगे चीजें बहुत सारी नहीं समझ में आएंगी। सूर्यातप इंसोलेशन। बच्चों सबसे पहले मैं यहीं से बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऊष्मा का स्रोत कौन है, बताइए भाई। तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस पृथ्वी पर ऊष्मा का स्रोत वन एंड ओनली दैट इज आवर सन, हमारा सूरज है। आप लोग जानते होंगे सूर्य जो है, सूर्य में निरंतर संलयन की क्रिया चलती रहती है, फ्यूजन की क्रिया चलती रहती है, और इस संलयन की क्रिया के प्रभाव स्वरूप उसमें इनॉर्मस बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आप लोग कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, या सिंपली 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। इतनी ऊर्जा मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचिए सूर्य के केंद्र में कितनी अधिक ऊष्मा, इतनी अधिक हीट वहां प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम की निरंतर क्रिया चलती रहती है, जिसमें केंद्र में आप देखेंगे लगभग 72% हाइड्रोजन है और नियर अबाउट 26% हीलियम। ये दोनों निरंतर संलयन की क्रिया के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में ऊष्मा निर्मुक्त करते हैं, और यह जो ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसी वजह से उसका केंद्र का तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। परंतु केंद्र से बाहर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तापमान कम होता जाता है, और बाहरी भाग में सूर्य के तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यही जो 6000 डिग्री सेल्सियस वाला भाग है जहां पर तुलनात्मक रूप से ऊष्मा कम होती है, यही क्षेत्र हम लोग आसानी से देख पाते हैं, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं फोटोस्फीयर। जिसे बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर, और अंदर वाला भाग जहां इतना अधिक तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इस भाग को हम लोग देख नहीं पाते। जरा सोचिए इतनी अधिक ऊष्मा सूर्य द्वारा निरंतर निर्मुक्त की जा रही है। इतनी ऊष्मा का एक बड़ा प्रभाव यह होता है कि उसमें से बड़ी छोटी सी मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सूर्य जितनी ऊष्मा निर्मुक्त करता है, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, और वह ऊष्मा जो सूर्य द्वारा निर्मुक्त की जाती है, विकिरित की जाती है और पृथ्वी पर पहुंचती है, वही ऊष्मा कहलाती है सूर्याभिताप या सूर्यातप। याद रहेगा, लिख लीजिए। सूर्य के द्वारा
निर्मुक्त की गई ऊष्मा जो पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है, जो पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है, वह ऊष्मा सूर्यातप कहलाती है। तो समझ में आ गया? अब यह सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि इतनी ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है, इस ऊष्मा का बहुत ही सूक्ष्म भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, और वह जो पहुंचता है उसी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एनर्जी पहुंचने की वजह से आप देखोगे पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अब बच्चों, जैसा मैंने कहा, आखिर इतना क्यों रहता है, यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान इतना है, यानी कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो जब प्रभावित करने वाले कारकों की बात करोगे तो बहुत सारे कारक आपको समझ में आएंगे। प्रभावित करने वाले कारक, जब कारकों की बात होती है तो बहुत सारे कारक आपको दिखाई देते हैं, और उसी में कारक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सूर्य से दूरी। दूसरा, सूर्य एवं पृथ्वी की पोजीशन या दशाएं। तीसरा कह सकते हो पृथ्वी का आकार। चौथा बोल सकते हो पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाएं। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। वायुमंडलीय दशाएं। फिर उसके साथ आप और भी भूमि का ढाल, भूमि का ढाल, ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से, वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, मैं समझता हूं इतने 4-5 कारक, 4-5 फैक्टर्स आर सफिशिएंट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन जब कारकों में हम लोग देखते हैं तो पहला कारक है सूर्य से दूरी। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो कि नो डाउट जो भी हमारा सूर्य है, पृथ्वी उससे बहुत दूर है। आप देखेंगे एक बड़ी खास बात, आप देखेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी है। यू कैन इमेजिन, या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है।
तो सोचिए इतनी अधिक दूरी होगी तो जो ऊष्मा सूर्य द्वारा निर्मुक्त की जाएगी, सूर्याभि तक क्या उतनी मात्रा में पहुंच पाएगा? क्योंकि बड़ी मात्रा में ऊष्मा तो वायुमंडल में रिलीज हो जाएगा, निर्मुक्त हो जाएगा, है ऐसा? तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होने की वजह से बड़ी मात्रा में ऊष्मा सूर्य से जो चलती है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वहां पर 2 अरब वहां से निर्मुक्त हुई ऊष्मा का लगभग 2 अरबवां भाग यहां पर पहुंचता है। दूसरा, इसमें एक खास बात और भी है, सूर्य एवं पृथ्वी की दशाएं। बच्चों ये भी एक बड़ी खास बात है कि पृथ्वी और सूर्य की दशाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए ऊष्मा की मात्रा भी पृथ्वी के ऊपर बदलती रहती है। जरा सोचिए आप लोग, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार वृत्त में चक्कर लगाती है ना, अंडाकार जो ऑर्बिट है उसको फॉलो करती है, यानी कि इससे बीच में जो दूरी है इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है। अब ऐसे में ये जब दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि ये लगभग हो जाएगी आपकी 15.22 करोड़ किलोमीटर, है ना? तो इतनी अधिक दूरी जब होगी तो प्राप्त होने वाली ऊष्मा तुलनात्मक कम हो जाएगी। फिर जरा सोचिए ये वाली दूरी, ये लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि इसे ही कहते हैं पेरिहीलियन, और इसे कहते हैं एपीहीलियन। तो ऐसे में फिर स्थितियां बदल जाती हैं, इनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यानी कि दूसरा है पृथ्वी और सूर्य की दशाएं क्या, पोजीशन क्या, वो बदलती रहती है साल के सभी दिनों में, तो प्राप्त होने वाला सूर्यातप अलग अलग होता है, तो उसका परिणाम भी आप देखेंगे, तापमान भी अलग अलग होता है। फिर एक बात और भी है, तीसरा, पृथ्वी का आकार। ये भी बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का आकार सूर्य के आकार की तुलना में लगभग 13 लाख गुना छोटा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि सूर्य पृथ्वी की तुलना में लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य जो भी ऊष्मा निर्मुक्त करता है, उस ऊष्मा का काफी बड़ा भाग दूसरे अन्य दिशाओं में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में चला जाएगा। जैसे सोचिए यहां से ऊष्मा निर्मुक्त हुई, इधर चली गई, है ना, ऐसे निकल गई, ये इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई। तो जब ऊष्मा इधर उधर निर्मुक्त हो जाएगी तो सूर्य द्वारा जो ऊष्मा प्रोड्यूस की जाएगी उसका बहुत छोटा सा भाग ऑब्वियस पृथ्वी तक पहुंचेगा, है ऐसा? तो यहां पर सूर्याभितप को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक और भी है, यानी कि पृथ्वी का आकार। क्लियर? ये डायग्राम बच्चों आप लोग अपने लेखन में जरूर बनाएं। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाएं। बच्चों ये भी आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसकी एक अपनी बड़ी ही विशिष्ट वायुमंडलीय दशा है ना? और यह जो वायुमंडलीय दशा है, तो ये जो सूर्यातप आ रहा है, इस वायुमंडलीय दशा के कारण बड़ी मात्रा में बाहर वापस कर दिया जाता है। ठीक है, वापस कर दिए जाने की वजह से उसकी कुछ मात्रा हमारे तक पहुंचती है और इस वजह से हमारा वायुमंडल गर्म होता है, हमारी पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनता है। एंड भूमि का ढाल, यह भी एक बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे आप देखेंगे चूंकि पृथ्वी के ऊपर पर्वत भी देखेंगे, अलग अलग ऊंचाई पर देखेंगे, ये पर्वत अलग अलग अक्षांश पर देखेंगे, जिसकी वजह से एक खास बात यह हो सकती है कि अक्षांश सेम हो, परंतु हो सकता है किसी पर्वत के एक ढाल पर एक समय विशेष में ऊष्मा अलग हो और एक समय विशेष में अलग हो।
हो सकता है कि दूसरे अक्षांश पर कहीं और कोई स्थान हो, उस स्थान के उस पर देखोगे चीजें बदल जाएंगी। यस, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप देखिए, हम हिमालय के संदर्भ में ही देख लें। हिमालय एक ऊंचा पर्वतीय भाग है, तो यहाँ पे देखेंगे जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो दक्षिण ढाल पर ऊष्मा अधिक होती है, जैसे ये देखिए। तो वहीं पर उसके उत्तरी ढाल पर, यानी कि सपोज ये ढाल या सपोज ये ढाल या देखिए ये ढाल, यानी कि हिमालय के दक्षिणी ढालों पर सूर्याभिताप अधिक होगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, तो वहीं पर उत्तरवर्ती ढाल पर, यानी कि चीन की ओर ढाल पर ऊष्मा कम प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी परिस्थितियां सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। इसके अलावा दिन रात की अवधि में अंतर, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दिन रात की अवधि में अंतर, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट फैक्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, एक समय विशेष में दिन रात की अवधि में अंतर हो सकता है। जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, हो सकता है गर्मियों के दिनों में दिन बड़े बड़े हों, लगभग 15-15 घंटे के, वहीं पर सर्दियों के दिनों में रात 15-15 घंटे की हो सकती है। इसके उत्तर में आप जाएंगे, यानी अमृतसर में जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे, और अंतर मिलेगा। उसी तरह से आगे और मॉस्को में जाएंगे और अंतर मिलेगा, मुरमांस्क में जाएंगे और अंतर मिलेगा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाएंगे और अंतर मिलेगा। और उसी का परिणाम आप लोग देखते हो कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने की रातें होती हैं। ठीक है, और इसका परिणाम यह होता है कि एक समय विशेष में जब 6 महीने का लंबी रात होगी तो तापमान बहुत गिर जाएगा, और फिर 6 महीने का दिन होगा, तापमान तुलनात्मक बढ़ जाएगा। इसी अनुसार ये परिस्थितियां बहुत सारी बदलती रहती हैं कि तो दिन रात की अवधि में भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इस तरह से प्रभावित करने वाले कारकों को ये सारी बातें। बच्चों, इसी के साथ एक और टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण बन जाता है, और वो हो सकता है कभी शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाए। मैं पेपर देख रहा था तो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार आजकल चेंजिंग सिनेरियो में आप लोग देख रहे हो कई सारे शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं। जैसे ये सोचने वाली बात है कि पृथ्वी के ऊपर ये जो ऊष्मा सूर्याभितप आता है, जो ऊष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है, इसका संतुलन कैसे होता है, आखिर ये संतुलन किस प्रकार होता है, तो इसी में आप लोग अगला टॉपिक देखेंगे, पृथ्वी के ऊपर ऊष्मा का इसे रहन देता हूं क्योंकि कई बार जरूरत पड़ेगी। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो कि पृथ्वी के ऊपर अनेक कारक भूमिका निभा रहे हैं, जैसे सूर्य से दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी की दशाएं, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाएं, भूमि का ढाल, या फिर दिन रात की अवधि में अंतर, इन सभी कारकों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के अलग अलग भागों में ऊष्मा अलग अलग प्राप्त होती है ना, यानी कि सूर्याभितप अलग अलग मिलता है। अब इसका प्रभाव यदि बना रहे तब क्या होगा, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि किसी भाग में ऊष्मा अधिक प्राप्त हो रही है और निरंतर वहां पर प्राप्त होती ही रहे अधिक,
यानी कि वहां पर संचित हो जाएगी। बहुत ज्यादा हो जाएगी तो परिणाम यह हो सकता है कि वह भाग जल जाए, है ना, हो सकता है। तो यहां पर यह भी अपोजिट हो सकता है कि कोई भाग ऐसा जो ऊष्मा कम प्राप्त करता हो और निरंतर कम प्राप्त करता रहे, तो एक समय आएगा कि वहां पर डेफिसिट की कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसे में पृथ्वी के ऊपर आप देखोगे ऊष्मा संतुलन की दशा बनी रहती है। और ऊष्मा संतुलन की दशा में एक सबसे खास बात यह देखी जाती है कि पृथ्वी के ऊपर -23.5 डिग्री 0 से लेके 38.5 डिग्री नॉर्थ और 38.5 डिग्री साउथ के क्षेत्र में जो सूर्याभितप है, जो मैं डिनोशन कर रहा हूं, ये सूर्याभितप है, यानी कि जो ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा अधिक मात्रा में पहुंचती है। याद रहेगा बच्चों, सूर्याभितप बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों? तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहां पर वायुमंडलीय दशाएं तुलनात्मक रूप से पतली है, वायुमंडल यहां पर पतला है, इसलिए ऊष्मा अधिक मात्रा में आती है। और अधिक मात्रा में ऊष्मा जब पार्थिव विकिरण के द्वारा वापस जा रही होती है तो कम होती। ऐसे में यहां पर ऊष्मा का संचयन अधिक होता है और तापमान अधिक पाया जाता है। तो यहां पर खास बात ये क्या हुआ भाई, आना ही ज्यादा है और जाना कम है। यदि ऐसा है तो फिर सरप्लस हो रहा है, तो इसे क्या कहोगे, रीजन ऑफ सरप्लस हीट या तापाधिक्य का क्षेत्र। तापाधिक्य का क्षेत्र का मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहां तापमान बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप पहला कह सकते हैं कि 0 से लेके 38 डिग्री उत्तरी और 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और अधिकांश समय यहां पर सीधी किरणों के पड़ने की वजह से ऊष्मा सतह को अधिक प्राप्त होती है और यहाँ पर दिन रात की अवधि में भी बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर पूरी साल अधिक ऊष्मा रहती है। ठीक है, परंतु इसके विपरीत देखा यह जाता है कि इस क्षेत्र से ऊष्मा कम जाती है। परिणाम स्वरूप यानी कि देखो, यानी कि सिंपल है, हम कहना चाहो, देखो यहां पे तीन मान लो यूनिट आई, अब जा कितनी रही है, 2, यानी कि एक यहां पे जुड़ रही है। बट बियॉन्ड दिस, यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है ऊष्मा आई कम, जा रही है ज्यादा। यानी कि ये कह सकते हो इस रीजन में आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी। ध्यान रखिएगा, इन बिटवीन 0 to 38.5 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री हाफ एंड साउथ, यहां पर देखोगे यहां पर ऊष्मा अधिक प्राप्त हो रही है, यानी आमदनी रुपया है और खर्चा अठन्नी है। परंतु बियॉन्ड दिस 38 डिग्री से लेके आगे ध्रुवों तक के क्षेत्रों में सामान्यतः देखा